हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज है हमारा डे 3 45 दिनों का महासंग्राम का। इसमें हम बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं। तो हमने 2 क्लासेस अभी तक कर ली हैं। ये आज हम तीसरी क्लास करने जा रहे हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उनको सबसे पहले देख लें, वहाँ से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं बढ़िया तरीके से सीरियस होके, तो एक बात ध्यान में रखना कि जितना ज़्यादा आप पढ़ाई करते हो उतना ही ज़्यादा आपको रिवीजन भी करना पड़ता है। तो रिवीजन ज़रूर कर लेना। कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे ये क्लासेस आप देख रहे हो, तो एग्ज़ाम से पहले कम से कम 3 से 4 बार आप उसको रिवीजन करके जाना। क्योंकि होता ये है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान है, वो भूलता ज़रूर है। एक बार पढ़ने से कोई भी चीज़ें याद नहीं रहती, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद वो चीज़ें भूल ही जाती हैं। तो फिर क्या होता है, जब आपका एग्ज़ाम होता है उस समय आपके लिए बर्डन हो जाता है एक साथ पढ़ने के लिए। तो इसलिए मैं अभी से आपसे कहना चाहता हूँ कि जितना टाइम आपको मिलता है उतना ज़्यादा आप रिविज़न करिए और पुरानी चीज़ों को पढ़िए जो भी आपने नोट्स बनाए हैं। तो आई होप आप रिविज़न जम के कर रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद आपसे करता हूँ। तो आज की वीडियो को हम अब शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम बात करेंगे आज। कल की वीडियो में हमने देखा था राष्ट्रपति और राज्यसभा, लोकसभा, वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की हम बात करेंगे आज। और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं उनको अब हम देखेंगे। तो अनुच्छेद 63 में इनका जिक्र किया गया है। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 63 जो है वो राष्ट्रपति के लिए है। अनुच्छेद 64 की अगर हम बात करें, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम देख रहे हैं उपराष्ट्रपति से, तो अब हम अनुच्छेद 64 देखते हैं। अनुच्छेद 64 में यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। ये अनुच्छेद 64 में लिखा गया है। अगली चीज़ हम यहाँ पर से इनकी योग्यता अगर देखें तो योग्यता से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उपराष्ट्रपति की योग्यता तो 35 वर्ष की उम्र, 35 वर्ष की आयु इन्होंने पूरी कर ली होनी चाहिए। आयु पूरी, ठीक है, 35 वर्ष की आयु इनकी पूरी होनी चाहिए। और इनका अगर हम कार्यकाल देखें, पदावधि, पद की अवधि अगर हम देखें तो 5 साल के लिए चुने जाते हैं भाई, 5 साल के लिए उपराष्ट्रपति, 5 साल के लिए। इनकी अगर हम बात करें अनुच्छेद 65 की, अब अनुच्छेद 65 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 65 में क्या लिखा गया है? जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में पद धारण करेंगे। ये जब देश के राष्ट्रपति के पद खाली होगा उस समय उपराष्ट्रपति हैं जो कि राष्ट्रपति का निर्वहन करेंगे, उनके कार्यभार को संभालेंगे। ये बात अनुच्छेद 65 में लिखी गई है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस प्रकार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कितने समय तक बने रह सकते हैं? तो अधिकतम, मैक्सिमम 6 माह तक, अधिकतम 6 माह तक ये राष्ट्रपति के पद पर बने रह सकते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ से एक चीज़ और पूछी जाती है, जब इनका निर्वाचन होता है, इनके निर्वाचन यानी कि इनका जो चुनाव है उसमें अगर कोई विवाद हो जाता है, निर्वाचन संबंधी विवाद, निर्वाचन संबंधी कोई विवाद अगर हो जाता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? उस विवाद का निपटारा करेगी। तो ये है उपराष्ट्रपति के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो मैंने उतना ही लाने की कोशिश कर रखी है आपके सामने में। इससे ज़्यादा उपराष्ट्रपति के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमको उतना नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो आप इतनी चीज़ें यहाँ पर से ध्यान में रखना भाई। अब हम देख लेते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे कि हम बात करते हैं अब मंत्रिपरिषद की, जिसमें हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री की बात।
मंत्रिपरिषद देखते हैं, जिसमें हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री की बात। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद देखो, एक होता है मंत्रिपरिषद, एक होता है मंत्रिमंडल। अगर हम इनमें डिफरेंस देखें, एक होता है मंत्रिमंडल और एक होता है मंत्रिपरिषद। जो ये मंत्रिपरिषद है, इसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे? इसमें होंगे कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री होंगे और उप मंत्री होंगे। लेकिन ये जो कैबिनेट मंडल है, सॉरी ये मंत्रिमंडल है, इसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री होंगे शामिल। ठीक है, कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होंगे। अब हम इस मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं, तो मंत्रिपरिषद की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 74 जो बात करता है वो मंत्रिपरिषद का गठन की बात करता है। मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 74 के तहत किया जाएगा। और ये जो मंत्रिपरिषद है, इसका प्रधान, मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री कहलाता है। इसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। यानी कि अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। अब इनको शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, यानी कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति, इनकी नियुक्ति, यहाँ पर नियुक्ति आएगा, इनकी नियुक्ति। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 में ये बात लिखी गई है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री की। इसके अलावा अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस प्रकार से पूछा जाएगा? जो ये प्रधानमंत्री होते हैं, ये प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, किस किस आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अध्यक्ष, तो ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उसके साथ ही राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद, और राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, इन सब के क्या होते हैं? ये अध्यक्ष होते हैं। इनके साथ ही और किस चीज़ के अध्यक्ष होते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद के भी ये क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है बहुत बार कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इतनी बात आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। इसके बाद प्रधानमंत्री के बारे में एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये जो होते हैं वास्तविक कार्यपालिका के, वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, प्रधानमंत्री में निहित। हमने कल पढ़ा था कि जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन अगर हम बात करेंगे वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति तो वो प्रधानमंत्री पर निहित होती है। इतनी बातें हैं जो कि मंत्रिपरिषद से आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे कुछ और चीज़ें, जैसे कि हम बात करेंगे अब राज्यपाल के बारे में। अब हम बात करेंगे राज्यपाल। राज्यपाल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, राज्यपाल से भी क्वेश्चन आपके पूछ ले जाते हैं। अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। देखो भाई, राज्यपाल की अगर हम बात करें, जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति का कार्य होता है उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल का काम होता है, गवर्नर का काम होता है।
ठीक है, ये पहले आप ध्यान में रखो कि गवर्नर जो होते हैं वो राज्य के प्रधान होते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति सर्वोच्च अधिकारी होता है केंद्र का, उसी प्रकार राज्यपाल जो होता है वो राज्य का होता है। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन देखें किस प्रकार से बनते हैं, तो अनुच्छेद यहाँ से पूछे जाते हैं। अनुच्छेद, तो अनुच्छेद सबसे पहले आप ध्यान में रखो, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 कहता है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल का नियुक्ति की जाएगी। राज्यों के लिए राज्यपाल, और ये जो राज्यपाल होंगे वो एक राज्य के लिए एक राज्यपाल भी हो सकते हैं और 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर अनुच्छेद 153 में लिखी गई है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एक राज्यपाल कितने राज्यों के राज्यपाल रह सकते हैं, तो 2 राज्यों के राज्यपाल यहाँ पर रह सकते हैं। अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है इनमें। जो राज्यपाल होते हैं 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में निहित होती है। अभी हमने देखा, इनमें कन्फ्यूजन आप मत होना, यहाँ पर मैंने लिखा है राज्य की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में निहित होती है। अगर हम केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन अगर वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति की बात करेंगे तो वो होगी प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, और अब हम देखते हैं अनुच्छेद, इनमें एक अनुच्छेद आपसे महत्वपूर्ण पूछ लिया जाता है, अनुच्छेद 161। हमने जब राष्ट्रपति पढ़ा था तो राष्ट्रपति में अनुच्छेद 72 पढ़ा था। अनुच्छेद 72 में हमने ये देखा था कि राष्ट्रपति जो हैं वो क्षमादान की शक्ति उनके पास होती है। क्षमादान मतलब कोई किसी को दंड दिया गया है तो वो दंड के लिए अपनी क्षमा याचना राष्ट्रपति से कर सकता है। लेकिन अगर हम राज्य की बात करेंगे तो ये जो शक्ति होती है क्षमादान की, वो राज्यपाल के पास होती है, क्षमादान की शक्ति। लेकिन आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि इनको मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। मृत्युदंड, अगर मृत्युदंड किसको मिल रखा है तो उसमें क्षमादान ये नहीं कर सकते हैं, क्षमादान नहीं कर सकते ये। ठीक है, मृत्युदंड में क्षमादान कौन करेंगे, वो करेंगे राष्ट्रपति, अनुच्छेद 72 के तहत। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो है अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213 के तहत ये अध्यादेश जारी करते हैं। क्या करते हैं, अध्यादेश। हमने कल पढ़ा था 123 अनुच्छेद पढ़ा था। 123 अनुच्छेद में हमने देखा था कि राष्ट्रपति संसद में अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन अगर राज्य की बात करेंगे तो गवर्नर अध्यादेश जारी करेंगे अनुच्छेद 213 के तहत। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन इनकी योग्यता से पूछे जाते हैं भाई। योग्यता से, इनकी योग्यता 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इनकी नियुक्ति आपसे पूछा जाएगा तो ये कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाएगा कि जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वो किस किस को नियुक्त करते हैं। तो ये जो नियुक्त करेंगे राज्यपाल, ये किस किस को नियुक्त करेंगे, आप देखो। ये सबसे पहले नियुक्त करेंगे सीएम को, यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री को नियुक्ति दिलाएंगे ये। दूसरी यूकेपीएससी, जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, उनके जो अध्यक्ष हैं और सदस्य जिनका आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिस आयोग का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके जो अध्यक्ष और उसके जो सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति कौन करेंगे, वो करेंगे राज्यपाल। यूकेपीसीएस के अध्यक्ष की नियुक्ति ये करेंगे। उसके बाद महाधिवक्ता
महाधिवक्ता की ये नियुक्ति करेंगे। और जो आपके यूनिवर्सिटी होती हैं, यूनिवर्सिटी, ठीक है, विश्वविद्यालय, उनमें जो कुलपति होते हैं, उनके जो कुलपति होते हैं, जैसे कि कुमाऊं विश्वविद्यालय हो गया, गढ़वाल विश्वविद्यालय, उनके जो कुलपति हो गया, उनकी नियुक्ति भी कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। ये बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो आप कंफ्यूज मत होना, जब महाधिवक्ता की बात करेंगे तो राज्यपाल की बात होगी वहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर से देखो, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनकी एक शक्ति है, उस शक्ति के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो, जैसे हमने कल पढ़ा था, लोकसभा और राज्यसभा जो होती है, संसद होती है केंद्र में, इसी प्रकार जो राज्य है, राज्य में एक होती है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद। जैसे कि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद जहाँ पर भी होगी, जिस भी राज्य में विधान परिषद होगी, उनके 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्य किसके? विधान परिषद के, विधान परिषद के मनोनीत करेंगे। क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे या फिर नियुक्त करेंगे। क्या करेंगे? नियुक्त। जैसे हमने कल पढ़ा था ना कि जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा में भी क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। उसी प्रकार जो गवर्नर हैं वो विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को नियुक्त करेंगे। इसके अलावा आंग्ल भारतीय सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे विधान सभा में। कहाँ पर? विधान सभा में। ये तो अब हट गया है, लेकिन वैसे इनकी ये शक्ति है। क्या? आंग्ल भारतीय सदस्य की ये नियुक्ति करेंगे। जैसे कि उत्तराखंड की अगर हम बात करें, 70 विधानसभा सीटें हैं, 71वीं जो विधानसभा सीट है वो आंग्ल भारतीय की है, जो कि अब समाप्त हो गई है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे, मैं थोड़ा सा ऊपर का मिटा दे रहा हूँ, आप इसको साफ कर लेना, वो कर लेना, नोट डाउन कर लेना। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में क्या है? उत्तराखंड में है विधान सभा। उत्तराखंड में क्या है? विधान सभा है, विधान परिषद उत्तराखंड में नहीं है। अब ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है? यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो विधान परिषद वाले जो राज्य हैं वो 6 राज्य हैं। कौन कौन से हैं भाई? एक है यूपी, एक है बिहार, एक है महाराष्ट्र और एक है कर्नाटक, एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पहले जम्मू कश्मीर भी था, अब वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश उसको बना दिया गया है, तो ये वाला प्रावधान अब वहाँ पर नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद है। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे जिसको हम बोलते हैं कैग। अब हम चलते हैं कैग की ओर, CAG। अब हम बात करेंगे CAG की। देखो भाई, ये CAG कौन होते हैं, उनके बारे में अब हम बात करेंगे। यहाँ से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटोरियल जनरल इनको बोला जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इनको कहा जाता है। अब इनके बारे में जो बातें की गई हैं वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले कैग के बारे में
जो अनुच्छेद है वो कहाँ पर है, 148 से 151 के बीच में है, जो कि इनके बारे में बात करता है। अब हम बात करें अगर 148 की, अनुच्छेद 148, तो अनुच्छेद 148 में इनकी नियुक्ति की बात कर रखी है। किसकी नियुक्ति? इनकी नियुक्ति की जाएगी CAG की, और ये जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी भाई। इतनी बात आप यहाँ पर से ध्यान में रखो। इनकी जो अवधि होती है, पदावधि, पदावधि ये होती है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु। इनमें से जो पहले पूरी हो जाएगी वो होगी इनकी पदावधि, यानी कि 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। अगर ये 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और 6 वर्ष का कार्यकाल अगर नहीं हो रहा है तो ये पहले ही, जब इनको 65 वर्ष की आयु हो जाएगी तब ये अपना कार्यभार समाप्त कर सकते हैं। तो इन दोनों में से जो भी पहले पूरी हो जाएगी वो ही इनकी पदावधि होगी। ठीक है भाई। और अगर हम यहाँ से और क्वेश्चन देखें तो क्या क्वेश्चन बनता है, ये कैग जो होते हैं सार्वजनिक, सार्वजनिक जो धन है उनके क्या होते हैं? संरक्षक होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन है, तो वो होगा कैग। कौन होगा? कैग। महालेखा परीक्षक का मतलब ये है जो ऑडिट करता है। किसको ऑडिट करेगा? वित्त को, यानी कि जो भी वित्त संबंधी मामले हैं उनको ऑडिट करने का काम कौन करेगा? कैग करेगा। इसीलिए इनको सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि अगर ये रिपोर्ट तैयार करते हैं अपनी किसी भी धन संबंधी, वित्त संबंधी मामले पर, ये अगर रिपोर्ट तैयार करते हैं तो ये रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रिपोर्ट अपनी राष्ट्रपति को सौंपते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और ये जो राष्ट्रपति है इस रिपोर्ट को संसद के सामने रखेंगे, संसद में पेश करते हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैग की रिपोर्ट को संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो कैग की रिपोर्ट को संसद में राष्ट्रपति के द्वारा पेश किया जाता है। और जो कैग है वो अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसी में, अगर हम देखें कैग के बारे में और, तो कैग जो है CAG, ये क्या होता है? एक संसद में कमेटी होती है, कमेटी होती है जिसका नाम है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। इसको PAC बोलते हैं इंग्लिश में, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो मित्र होते हैं, मित्र या फिर गाइड, तो वो कौन होते हैं? वो होते हैं कैग। कैग क्या होते हैं? लोक लेखा समिति के मित्र होते हैं। ये लोक लेखा समिति का काम भी वित्त से संबंधित होता है, इसीलिए इनके जो मित्र होते हैं उनको कैग कहा जाता है। या फिर इसी को मार्गदर्शक भी बोला जा सकता है। मार्गदर्शक, अगर आपसे मार्गदर्शक शब्द पूछ लिया जाएगा तब भी यही होगा। ठीक है। अब प्रथम कैग की अगर हम बात करें, प्रथम कैग, जो देश के प्रथम कैग बने थे वो बने थे नरहरि राव, नरहरि राव। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, नरहरि राव हैं जो कि पहले कैग हैं। अब हम इसको कर रहे हैं साफ। अब आप क्या कर लेना, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है भाई, इसको आप क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना। अब हम बात करेंगे महान्यायवादी की। महान्यायवादी, महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल बोला जाता है, अटॉर्नी जनरल। और इनके बारे में जो चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 76 में की गई है। कहाँ पर? अनुच्छेद 76। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है महान्यायवादी के बारे में, अनुच्छेद 76 के बारे में। तो अनुच्छेद 76 महान्यायवादी के बारे में बात करता है, जो कि आपके भारतीय संविधान का है। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है वो आप देखो।
ये प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। प्रथम विधि अधिकारी या फिर प्रथम विधि सदस्य इनको कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप कोई केस हो जाता है, कभी कोई केस किसी के खिलाफ हो जाता है तो वो कहाँ पर जाता है, न्यायालय में जाता है। और न्यायालय में जाने से पहले वो अपना एक वकील नियुक्त करता है। जो वकील होता है वो उसका केस को लड़ता है न्यायालय में और उसका पक्ष रखता है। इसी प्रकार भारत सरकार के खिलाफ अगर कोई केस आता है तो भारत सरकार के द्वारा जो वकील नियुक्त किया जाता है, जो भारत सरकार का पक्ष रखता है कोर्ट में, उसी को बोला जाता है महान्यायवादी। तो ये भारत का वकील होता है, इसीलिए इसको भारत का प्रथम विधि अधिकारी या फिर भारत का प्रथम विधि सदस्य बोला जाता है, या फिर इसको भारत सरकार का विधि सलाहकार भी बोला जाता है। भारत सरकार का विधि सलाहकार बोला जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए राष्ट्रपति का विधि सलाहकार कौन होता है, तो ये होंगे महान्यायवादी। इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा प्रथम महान्यायवादी, तो प्रथम महान्यायवादी की अगर हम बात करें तो ये है MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ भारत के पहले महान्यायवादी थे और इनकी नियुक्ति, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है और इनकी जो अवधि होती है, पदावधि, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब ये हुआ कि इनका कोई पद की अवधि नहीं है, ये राष्ट्रपति के अनुसार कभी भी इनको पद से हटा दिया जा सकता है, इसलिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये क्या करते हैं, पद धारण करते हैं। इसके अलावा महान्यायवादी से क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, परंतु मतदान नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई संसद की बैठक हुई, राज्यसभा, लोकसभा, तो वहाँ पर ये क्या करेंगे, बैठेंगे और सरकार का पक्ष रखेंगे। लेकिन अगर मतदान की बात आएगी तो ये मतदान नहीं करेंगे, इनको मतदान की शक्ति प्राप्त नहीं है, जो कि ये महान्यायवादी के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद भारत के सभी न्यायालयों में, भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार, भारत के सभी न्यायालयों में इनको सुनवाई का अधिकार है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार किसको प्राप्त है, तो वो है भारत के महान्यायवादी को, जो कि भारत के पहले विधि सदस्य या फिर भारत के पहले विधि सलाहकार हैं, भारत के पहले विधि अधिकारी हैं। अब हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में। अब हम जैसे ये देखो, यहीं पर मैं बात कर लेता हूँ, और महाधिवक्ता, इनसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनके बारे में बात कहाँ पर की गई है, तो ये 165 अनुच्छेद में की गई है। जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी का कार्य होता है, उसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता का कार्य होता है, जिनके बारे में 165 अनुच्छेद में बात कही गई है। यहाँ से इतना क्वेश्चन है जो कि महाधिवक्ता के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो अब हम इसको साफ करता हूँ मैं, उसके बाद हम चलते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है भारत के संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की अब हम बात करेंगे भाई। कौन कौन से संविधान संशोधन महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, उनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे।
देखो भाई, अब हम बात करेंगे, महत्वपूर्ण आज का टॉपिक रहेगा और वो है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन भारतीय संविधान की एक विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें संविधान में संशोधन किया जा सकता है समय के अनुसार। जब भी ऐसी कोई घटना हो या फिर कोई भी इस तरीके की परिस्थिति हो, जब मूल संविधान में परिवर्तन करने की बात आती है तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो बात है ये कहाँ पर लिखी गई है संविधान संशोधन की, तो भारतीय संविधान के भाग 20 में इसको रखा गया है और अनुच्छेद 368 में इसको रखा गया है। और इसका जो स्रोत जो है वो है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये संविधान संशोधन का प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। और पहला संविधान संशोधन अगर हम देखें, पहला संविधान संशोधन, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। और ये किस लिए हुआ था? क्योंकि कृषि भूमि संबंधी विवाद, कृषि भूमि संबंधी विवाद था, उसके लिए ये संशोधन किया गया था। और इस संशोधन में एक अनुसूची जोड़ी गई थी और वो है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची आपसे पूछ लिया जाता है बहुत बार कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। कल हमने बात की थी, तो पहले बात की थी कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूची। लेकिन ये जो 9वीं अनुसूची है वो किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई। फिर हम बात करेंगे सीधे 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन ये कब किया गया? ये किया गया 1967 में, 1967 में। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब किया गया? 1967 में। और इसमें क्या कहा गया? इसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को शामिल किया गया। अब जो भारत में भाषाएं हैं, जैसे कि जब हमने हिंदी की क्लास पढ़ी थी तो मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन जो 15वीं भाषा थी सिंधी भाषा, उसको 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 8वीं अनुसूची में डाला गया। जो 8वीं अनुसूची है वो भारतीय भाषाओं के बारे में बात करती है। 8वीं अनुसूची भाषाओं के बारे में बात करती है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इसको लघु संविधान भी बोलते हैं। लघु संविधान, इसको क्या बोलते हैं? लघु संविधान बोला जाता है। और इसमें क्या विशेषताएं हैं? इसकी विशेषता यह है कि जो प्रस्तावना है, परसों भी हमने पढ़ा था पहली वाली क्लास में कि जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। ये 3 शब्द हैं जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। इसके अलावा और क्या क्या बातें इसमें ऐड की गई ये आप देखो। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और मौलिक कर्तव्यों को कहाँ पर रखा गया है? अनुच्छेद 51A में, 51 में इनको रखा गया है मौलिक कर्तव्यों को। ये है 42वां संविधान संशोधन के तहत। इसके अलावा यहाँ पर कुछ विषय हैं, जैसे कि वन है, शिक्षा है,
और जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण, ये जो विषय थे, ये 3 विषय जो थे वो पहले राज्य सूची में थे। ये जो विषय हैं वो राज्य सरकार के अंतर्गत आते थे, लेकिन इस संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन 3 विषयों को उठाकर समवर्ती सूची में रख दिया गया। समवर्ती सूची में शामिल। ये भी आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शिक्षा किस सूची का विषय है या फिर वन किस सूची का विषय है, तो यह है समवर्ती सूची का विषय। अब हम चलते हैं अगला संविधान संशोधन जो कि है 44वां संविधान संशोधन, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखो भाई क्या है इसमें, 44th संशोधन, ये भी महत्वपूर्ण है। कल भी हमने जिक्र किया था, संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार जो कि पहले मूल अधिकार था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में यह शामिल था पहले, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसके तहत इस संपत्ति को कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार क्या बना दिया गया? इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसको कहाँ पर रखा गया? इसको अनुच्छेद 300A में रखा गया। फिर कहाँ पर रखा गया? अनुच्छेद 300A में इसको रखा गया, शामिल किया गया, जो कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है भाई। अब हम देखते हैं 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया। कब किया गया? 1985 में किया गया। अभी हमने देखा 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें क्या किया गया? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब ये 10वीं अनुसूची क्या कहती है? ये कहती है दल बदल कानून। दल बदल कानून। अभी दल बदल कानून क्या होता है? जैसे कि जब यहाँ पर चुनाव चल रहे थे राज्य के उत्तराखंड में, तो कुछ नेता हैं जो कि अपनी पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में चले गए थे। तो इन्हीं के लिए, ताकि नेता जो है वो पार्टी ना बदले, तो उसके लिए दल बदल कानून लाया गया। और ये कब लाया गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसको ऐड किया गया। इसके बाद हम चलते हैं 61वां संविधान संशोधन। 61वां संशोधन, और ये जो 61वां संशोधन है वो कब हुआ? 1989 में। कब हुआ ये? 1989 में। इसमें क्या किया गया? मतदान की आयु, मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी, 21 वर्ष थी, इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष किया गया। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष इसमें मतदान की आयु को किया गया। 61वां संविधान संशोधन। फिर आते हैं हम 69, और ये कब किया गया? 69 ये किया गया 1992 में, 1992 में। इस संविधान संशोधन में क्या किया गया? जो दिल्ली है, जो दिल्ली है, इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। दिल्ली को क्या मिला? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर। एनसीआर का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तो एनसीआर का दर्जा दिल्ली को दिया गया। कब? 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत। इसके बाद एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद और आता है 71वां संविधान संशोधन।
कौन सा आता है भाई? 71वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया, जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची जो कि भाषाओं से संबंधित है, उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई जो कि हैं नमक, नौ से नेपाली, मौ से मणिपुरी और क से कोंकणी। कोंकणी ये कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई 1992 में। 71वां संविधान संशोधन 1992 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसको आप नोट डाउन कर लें और फिर हम देखते हैं 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन 1992। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 1992। 73 संशोधन कब किया गया? 1992 किया गया। इसमें क्या किया गया देखो, पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि पंचायती राज से ये क्वेश्चन है। जो पंचायती राज टॉपिक है इसको मैं अलग वीडियो में कराऊंगा। अभी आप थोड़ा सा इसमें जान लें कि इसमें 10वीं अनुसूची तक हमने देख लिया था कि 10वीं अनुसूची तक जोड़ दिया गया था संविधान में। ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई भाई। कब? ठीक है। और पंचायती राज संस्थानों को इसमें संवैधानिक दर्जा दिया गया। फिर आते हैं 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन जो कि 1993 में हुआ। इसमें क्या किया गया? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या किया गया? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और जो शहरी निकाय हैं, शहरी निकाय, इनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। जैसे नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत हो गया आपका, संवैधानिक दर्जा। शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है भाई। स्थानीय निकाय या फिर शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74 के बाद आता है आपका 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। आपको मैंने बहुत बार ये बता दिया, ये वाला संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा यानी कि शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को ऐड किया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे 92वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ? 92 वाला ये हुआ 2003 में। ये हुआ 2003 में। इसमें क्या किया गया? जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? MSDB, मैथिली, S से संथाली और D से डोंगरी और B से बोडो। ये 4 भाषाएं हैं जो कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है। हिंदी में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, GS में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। । 92 तक हमारे हो गए हैं भाई संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन हमने कर लिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन
और इसमें क्या बात की गई थी, भारत और बांग्लादेश इन दोनों के मध्य भूमि हस्तांतरण हुआ था। भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण का मामला सभा संविधान संशोधन वर्ष 2015 में किया गया। ठीक है, वर्ष 2015 में ये किया गया। फिर आते हैं हम 101वां संविधान संशोधन, फिर आएंगे हम 102, फिर आएंगे 103 और फिर आएंगे 104। ये महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर से भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 100वां संविधान संशोधन ये कब किया गया, ये किया गया 2016 में, 2016 में। और इसके तहत जो जीएसटी है, गुड एंड सर्विस टैक्स, वो लाया गया। जीएसटी के संविधान संशोधन के तहत लाया गया। ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हुआ है आज तक, और ये लाया गया 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत। फिर 102 जो हुआ था 2018 में, 102 संविधान संशोधन 2018 में, इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसके तहत किया गया? ये किया गया 102वां संविधान संशोधन वर्ष 2018 में, वर्ष 2018 में। और इसमें 338 अनुच्छेद, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, अनुच्छेद 338 का ख, 338 का ख इसमें शामिल किया गया। जो ये 103वां संविधान संशोधन है, ये किया गया था वर्ष 2019 में, वर्ष 2019 में। इसमें आपको पता होना चाहिए जो EWS है, EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, उनके लिए 10% आरक्षण की बात कही गई थी, 10% आरक्षण की बात कही गई थी EWS के लिए। कब? वर्ष 2019 में 103वां संविधान संशोधन के द्वारा। 104वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 2019 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया? जो आंग्ल भारतीय सदस्य हैं का नामांकन को मनोनीत समाप्त। देखो, लोकसभा और विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के जो सदस्य हैं उनको नामित किया जाता था, अब इनको हटा दिया गया। कब? वर्ष 2019 में 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। कल मैंने आपसे ये कहा था कि 126वां संविधान संशोधन, कल की वीडियो में मैंने एक जगह आपसे ये कहा था कि 126वां संविधान संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत करने का जो अधिकार है वो समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर आप एक चीज़ ऐड कर लेना, उसमें करेक्ट कर लेना कि ये संविधान संशोधन विधेयक वहाँ पर लिख लेना। क्या कर लेना? 126वां संविधान संशोधन बिल वहाँ पर लाया गया था। बिल और संविधान संशोधन अलग चीज़ होती है, तो 126वां संविधान संशोधन विधेयक वहाँ पर लाया गया था संसद में, और 104वां संविधान संशोधन किया गया था। तो भाई ये है आज की वीडियो में जो कि हमने देखा, महत्वपूर्ण चीज़ें देखी आज की, संविधान संशोधन देखे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आपके पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।